हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक श्वसन तंत्र के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो अभी तक के रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम वायु पर निर्भर है, इसका मुख्य कारण हमारा डैश है। दोस्तों, हम वायु पर निर्भर है, इसका मुख्य कारण हमारा क्या है? श्वसन है। क्या है? श्वसन। हम वायु पर निर्भर है, इसका मुख्य कारण हमारा श्वसन है। श्वसन के अंतर्गत मानव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा अन्य गैसों को बाहर निकाल देता है, जैसे कि CO2 को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन, रेस्पिरेशन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमको बताना है। पहला कथन है दोस्तों, खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ये खमीर में किण्वन के दौरान क्या होता है? पायरुवेट जो है ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है। ये गलत है दोस्तों। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में नहीं होता है। दोस्तों, मांसपेशी कोशिकाओं में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल, मांसपेशी कोशिकाओं में पायरुवेट किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो केवल पहला और तीसरा जो है हमारे सत्य कथन हो जाएंगे। दूसरा क्या है? हमारा असत्य कथन है। दोस्तों, श्वसन के दौरान खमीर में किण्वन प्रक्रिया से पायरुवेट जो है ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ना कि किसमें? हरित लवक में। मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी के कारण पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में वायु नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों में प्रवाहित होती है। निम्न में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित ना हो, मतलब कोलैप्स ना हो? तो दोस्तों, ये उपास्थि के वलय जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग कंठ में निपतित या कोलैप्स ना हो। तो दोस्तों, उपास्थि के वलय जो है यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग कंठ में निपतित ना हो। श्वास नली में मौजूद उपास्थि के वलय सी आकार के होते हैं एवं श्वास नली को क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं। ये वलय श्वास नली के अग्र और पश्च भाग में उपस्थित होते हैं और वायु मार्ग को सुरक्षित रखते हैं। कौन? उपास्थि के वलय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमको बताना है। वायु कुपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। वायु कुपिका में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु कुपिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है। बिल्कुल सत्य बात है। वायु कुपिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है। मनुष्यों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। ये भी हमारा सत्य कथन है दोस्तों। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? हमारे सत्य कथन हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्व श्वसन कहलाता है। श्वसन में वायु कुपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु कुपिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है। मनुष्यों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। कितने अणु जुड़ते हैं? 6 अणु। दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं।
श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तथा काफी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर डी, यह बहुत मोटी होती है, यही हमारा क्या है, गलत कथन है। इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, यह सत्य कथन है दोस्तों। इसकी सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होती है, यह भी क्या है, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जंतुओं में श्वसन सतह के क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, जिसका सतही क्षेत्रफल कैसा होता है, बड़ा होता है, जो सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होता है। श्वसन सतह पतली होती है ताकि गैसों का आदान प्रदान तेजी से हो सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? दोस्तों मानव शरीर में वायु जो है ये नासा द्वार के द्वारा ग्रहण की जाती है। किसके द्वारा? नासा द्वार के द्वारा। मानव शरीर में वायु नथुनों नासा द्वार द्वारा ग्रहण की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन पथ में पक्षमाव सिलिया की क्या भूमिका होती है? दोस्तों श्वसन पथ में पक्षमाव की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो पक्षमाव जो है फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। सिलिया क्या करते हैं? फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो यही पक्षमाव की मुख्य भूमिका होती है। दोस्तों श्वसन पथ में पक्षमाप सिलिया फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र के मुख्य अंग नाक, स्वर यंत्र, श्वास नलिका और फेफड़े हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? दोस्तों फेफड़ों में कुपिका होने का मुख्य कारण है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। क्या करना? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण है। दोस्तों फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनाक्षी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज डैश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों जो अनाक्षी श्वसन क्या होता है? अनाक्षी श्वसन में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ये किस में टूटता है? एथेनॉल में, C2H5OH में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और बहुत सारी ऊर्जा विमुक्त होती है। तो एथेनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कौन सा? अनाक्षी श्वसन। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लूकोज C6H12O6, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ग्लूकोज का। ये किस में टूट जाता है? एथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकलती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार A, B और C अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। दोस्तों ये चित्र में हमको सही विकल्प बताना है, ये क्या हो जाएगा, A, B और C। दोस्तों A जो है हमारा वो है क्या, ग्रसनी। A क्या है हमारी, ग्रसनी है। B क्या है हमारा, ये जो है दोस्तों ये वाला पॉइंट, ये क्या है हमारी, ग्रसनी है। B जो है दोस्तों ये दिख रहा है आपको, ये हमारा स्वर यंत्र है। और ये जो C है दोस्तों, ये वाली जो दिख रही है, ये क्या है, हमारी श्वास नली है। तो A क्या हो जाएगा, ग्रसनी, B स्वर यंत्र और C क्या हो जाएगी, श्वास नली। तो ऑप्शन नंबर A वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। A हमारा ग्रसनी है, B स्वर यंत्र है और C क्या है, श्वास नली है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? दोस्तों विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। कितने बार? 15 से 18 बार। ठीक है दोस्तों, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? दोस्तों पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद जो है ये है हमारा पाइरुवेट। कौन सा है? पाइरुवेट।
दोस्तों पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीश्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद जो है ये क्या है, पायरुवेट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यौनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों यौनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा होता है स्वर यंत्र लैरिंक्स के विकास के कारण। किसके कारण? स्वर यंत्र लैरिंक्स के विकास के कारण। दोस्तों यौना आरंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर यंत्र लॉरिंक्स का विकास इसी समय होता है। जैसे जैसे मानव युवावस्था से गुजरता है स्वर यंत्र बड़ा होता जाता है और वाक रज्जु लंबी और मोटी होती जाती है, जिससे व्यक्ति की आवाज क्या होती है, भारी होती जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? दोस्तों मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों पायरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटित किया जा सकता है। प्रत्येक परिदृश्य में पायरुवेट के टूटने की प्रक्रिया का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। मानव शरीर में पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित होता है। इस प्रक्रिया को हम एरोबिक श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरोबिक श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सी श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसे हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों इनमें हमको गलत कथन बताना है, कौन सा हो जाएगा? दोस्तों पसलियां अंदर धंसती है और डायाफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, यही कथन हमारा क्या है दोस्तों? गलत कथन है। पसलियां ऊपर उठती है और डायाफ्राम सपाट हो जाता है, ये सत्य कथन है दोस्तों। वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। और फेफड़ों के द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है, ये भी सत्य है। तो गलत कथन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही ए वाला हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मनुष्यों में अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर उठती है और डायाफ्राम सपाट हो जाता है। इस समय वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है। दोस्तों जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है? दोस्तों जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं। तो दोस्तों जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। अवशिष्ट मात्रा अधिकतम बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा है। इसकी मात्रा 1000 से 1200 ml तक होती है। कितनी होती है? 1000 से 1200 ml। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों वायवीय श्वसन के संदर्भ में जो सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एक अणु के विघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 3 अणु बनते हैं। तो यही हमारा सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा क्या होती है? विमुक्त होती है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने? 3 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 3 अणु बनते हैं। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पायरुवेट कोशिका में ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को चरणबद्ध रूप से ऑक्सीकरण से गुजरता है और 3 अणुओं का उत्पादन करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु और क्रेब्स या साइट्रिक अम्ल चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है? दोस्तों मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन जो है ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। दोस्तों मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। किसमें? अनाक्षी श्वसन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी श्वसन द्वारा डैश बनता है। दोस्तों मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी श्वसन के द्वारा जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। शारीरिक श्रम अथवा एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जिसे हम अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल और एटीपी अंतिम उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं, जबकि शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो होता है अंतःश्वसित की लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16%। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मानव द्वारा सामान्य अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16% ऑक्सीजन होता है। कितना होता है? 16%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? दोस्तों 3 कार्बन वाले अणु जो है ये लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन वाले अणु हैं। कौन से? लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। दोस्तों श्वसन के दौरान 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अणु बनते हैं। लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। इसे सर्वप्रथम स्वीडन के रसायन विज्ञानी कार्ल विलियम सीले ने विलगित किया था, मतलब आइसोलेट किया था। मांसपेशियों में भी इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण थकावट पैदा होती है। किसके? लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? दोस्तों पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूपांतरण में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों श्वसन की पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में रूपांतरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन एक चयापचय प्रक्रिया है जो जीवों की कोशिका में होती है, जिसके द्वारा वे ग्लूकोज को तोड़ने और एटीपी का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? दोस्तों उपास्थि वलय जो है यह सुनिश्चित करते हैं कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। दोस्तों उपास्थि वलय एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक है जो यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। इनके कई छल्ले होते हैं और ये छल्ले सी आकार के होते हैं। कौन से आकार के? सी आकार के। तथा श्वास नली को क्या करते हैं? ये सहारा देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिकी श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? तो ये होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में। दोस्तों संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को 2 अवस्थाओं, एक अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन में विभाजित किया जाता है। अवायवीय श्वसन प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा क्या होता है? उत्प्रेरित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस को मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अवशिष्ट मात्रा। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है। दोस्तों अवशिष्ट मात्रा निश्वसन के बाद फेफड़ों के अंदर शेष बनी हुई वायु की मात्रा है। यह फुफ्फुसी मात्रा फेफड़ों की क्षमता प्रेरणा के अधिकतम प्रयास पर फेफड़ों में हवा की मात्रा है। स्वस्थ वयस्कों में औसत फेफड़ों की क्षमता लगभग 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 6 लीटर होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना या संरचनाएं क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? तो ये कहलाती है कूपिका। क्या कहलाती है? कूपिका कहलाती है। दोस्तों फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना या संरचनाएं कूपिका कहलाती है जहां गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है।
कूपिकाएं नासादार से आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का क्या हो सकता है, विनिमय हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो दोस्तों 15 से 18 बार सांस लेता है विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में। वायवीय श्वसन क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे ही हम वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। दोस्तों वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। कोशिकाओं द्वारा जटिल भोज्य अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे वायवीय श्वसन एरोबिक श्वसन कहते हैं, तथा जहां पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता तो इसे अवायवीय श्वसन अनएरोबिक श्वसन हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डैश श्वसन कहते हैं। दोस्तों जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे अवायवीय श्वसन हम कहते हैं। कौन सा? अवायवीय श्वसन। दोस्तों अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायवीय जीवों की श्वसन क्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। अवायवीय जीवों में सल्फेट, नाइट्रेट, गंधक, फ्यूमेरेट जैसे कम शक्तिशाली ऑक्सीकारक का प्रयोग होता है। इसलिए साधारण रूप से अवायवीय श्वसन को वायवीय श्वसन से कम दक्ष माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? दोस्तों श्वास नली जो है ये श्वसन तंत्र का एक भाग है। किसका? श्वसन तंत्र का। दोस्तों मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। इन सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। और श्वास नली लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। स्वर यंत्र श्वास नली या ट्रेकिया से जुड़ा होता है। जो स्वर यंत्र है दोस्तों ये श्वास नली या ट्रेकिया से जुड़ा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? दोस्तों ट्रैकिया जो है ये मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है। कौन से तंत्र का? श्वसन तंत्र का। वायु कोश का क्या कार्य होता है? दोस्तों वायु कोश का कार्य होता है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वायु कोश या एल्वियोलाई श्वसन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह छोटे गुब्बारे के आकार की हवा की थैली होती है जिसका कार्य गैसों के आदान प्रदान करने के वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? प्रभाव होता है। ठीक है, देखते हैं अगला। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट जो है ये किस में विभाजित हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन बी वाला। दोस्तों पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो यहाँ पायरुवेट का विघटन एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अचानक इस क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायवीय श्वसन कब होता है? दोस्तों वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान जो है वायवीय श्वसन होता है। कब? ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। दोस्तों वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। दोस्तों श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। दोस्तों श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं क्योंकि यह दूसरे और तीसरे फास्फेट समूहों के बीच बंधन में आसानी से रिलीज करने योग्य ऊर्जा प्रदान करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज के एक अणु डैश में टूटते हैं। दोस्तों ग्लूकोज के एक अणु जो है ये पायरुविक एसिड में टूटते हैं। किस में टूटते हैं? पायरुविक एसिड में। दोस्तों ग्लूकोज के अणु
पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह स्वाद में मीठा होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है टाइप 1। ये मधुमेह अधिकतर छोटे बच्चों या फिर 20 साल से कम उम्र के लड़कों में होती है। टाइप 2 होती है दोस्तों, इस प्रकार में शरीर को इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बन पाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है दोस्तों, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भागों को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हीम नामक पिगमेंट पदार्थ के कारण होता है। अतः मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है दोस्तों? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन जो है ये कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन ग्लाइकोलिसिस में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस की यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। बात करें दोस्तों ग्लाइकोलिसिस के बारे में, तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया अनाक्षी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन में एक जैसी होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की खोज जर्मनी के 3 जीव विज्ञानी एम्डेन, मेयरहोफ तथा परनास ने की थी। इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ईएमपी पथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है प्राणाधार आयतन। क्या कहलाती है? प्राणाधार आयतन कहलाती है। दोस्तों वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है प्राणाधार आयतन या प्राणाधार क्षमता कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है दोस्तों हमारे फेफड़ों में जो है 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। कितनी? 300 मिलियन। दोस्तों हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका पुनः पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वायु कोशिका वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोशिका वाहिनियां। ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायु कोष में खुलती है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 300 मिलियन वायु कोष पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए लगभग 400 से 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध होती है। कितनी? 400 से 800 फीट वर्ग फीट की सतह। ठीक है, निम्न में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है दोस्तों? छोड़े गए श्वास में शामिल होता है नाइट्रोजन। क्या शामिल होता है? नाइट्रोजन शामिल होता है। नाइट्रोजन गैस छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर फेंकना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्लेज्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है दोस्तों? स्लेज्मा झिल्ली की सूजन को जो है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। दोस्तों स्लेज्मा झिल्ली की सूजन को श्वसनी शोथ ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसमें श्वास की नली में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने की में क्या होती है? समस्या होती है। हेपेटाइटिस यह संक्रामक बीमारी है जो लीवर को संक्रमित करता है। आयराइटिस आंख के सूजन से संबंध है। गैस्ट्राइटिस पेट की सूजन से संबंध है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है दोस्तों? मानव श्वसन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? दोस्तों श्वसन जो है ये रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों श्वसन जीवों की कोशिका के अंदर होता है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है और इस श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, साथ ही ऊर्जा भी निकलती है। बात करें अनाक्षी श्वसन के बारे में, तो अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनाक्षी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? दोस्तों ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र में होती है। क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज 1937 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में क्या करता है? संचित करता है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाक्सीय श्वसन। दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। अनाक्सीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। यह प्रक्रिया जीवाणुओं तथा इष्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों 6 कार्बन अणु जो है ये 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। निह श्वसन डैश द्वारा होता है। तो दोस्तों निह श्वसन जो है ये फेफड़ों की अवस्फीति के कारण होता है। किसके कारण होता है? फेफड़ों की अवस्फीति के कारण। दोस्तों स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले तथा स्पंजी फेफड़े होते हैं जिसके द्वारा एक निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे हम सांस लेना या श्वासोच्छ्वास हम कहते हैं। श्वास लेने की क्रिया दो भागों यथा निश्वसन तथा उच्छ्वसन में संपन्न होती है। उच्छ्वसन में बाह्य वातावरण में हवा मुक्त किया जाता है। इस समय फेफड़े अविस्फीति की स्थिति में होते हैं, अतः निश्वसन में वायुमंडलीय वायु को ग्रहण किया जाता है। इस स्थिति में फेफड़े स्फीति की स्थिति में होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। दोस्तों सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है हमारा प्रश्वसन और निश्वासन। कौन सा? प्रश्वसन और निश्वासन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? दोस्तों हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो है ग्लूकोज जो है ये किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है। दोस्तों हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। दोस्तों अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाए। वायवीय जीवों के श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों? दोस्तों जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। इसका कारण है जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण। किसके कारण? जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण। दोस्तों जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन की उपयुक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए जलीय जीवों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों की तुलना में कैसी होती है? बहुत ही तेज होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।